आ जाओ फिर आप। यस सर। तो वेट करें कि स्टार्ट कर दो। जी आप शुरू करें जब तक वो ज्वाइन कर रही। जय हेलो। हिंद रामन सभी को। जी जय हिंद सभी को। सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद। मैं वीर नारी रंजन, इंडियन आर्मी से हूँ। और आज हमारी जो श्रृंखला है अपनी बात अपनों के साथ, वो मेरे साथ दो और होस्ट हैं हमारी। एक महाराष्ट्र से रहेंगी और एक आसाम से हैं। तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं टेक ओवर कर रही हूँ अभी। मेरे साथ हमारी जो असम से है वीर नारी, उनका नाम है हिमांशी। वो भारतीय नौसेना से हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो फाउंडेशन है, उसकी नई सोच, नई पहल हमेशा से एक नई सोच को ही बढ़ावा देती है, उसका हिस्सा बनती आई है। तो वहाँ हम हर साल में अपने सैनिकों को, अपनी वीर नारियों पे फोकस करके कुछ नए नए प्रोग्राम चलाते रहते हैं। उसी के तहत आज हमारी नई सोच और नई पहल में एक और कदम जुड़ गया है। इस साल हमारा फोकस हमारे दिव्यांग सैनिकों यानी कि डिसेबल सोल्जर्स पर भी है। यहाँ पर सभी वीर नारियां और वीर परिवारों को दुनिया सारी एक ही नजर से देखती है, जैसे कि हम सभी वीर नारियां इस दुनिया को देखती हैं। कि यही सुनने को मिलता है कि हम सिर्फ अत्याचार, हम पे सिर्फ अत्याचार ही किए जाते हैं, या फिर समाज का, हमारी यूनिट का हमें देखने का नजरिया कैसा है या कैसे लोग हैं। तो यही सब हमें याद आता है, एक्सेट्रा जो भी अब हम फील करती हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी एक सबसे बड़ा हिस्सा हमारे डिसेबल सोल्जर्स भी होते हैं। जो वो सोल्जर होते हैं जो किसी युद्ध में या किसी ऐसी जगह पे या किसी भी कारणवश अपना एक शरीर का हिस्सा गवा देते हैं। उसकी वजह से उनको अपनी ड्यूटी से भी बीच में छोड़ के आना पड़ता है। तो उसके बाद उनका जीवन इतना अलग और इतना मुश्किल भरा हो जाता है कि जिसकी हम कल्पना भी शायद नहीं कर सकते। और इनके बारे में मेरे ख्याल से आज तक किसी ने देखा और सुना भी नहीं होगा, जितना अदर सोल्जर और एक्स सर्विसमैन या हमारे बारे में भी बात होती है। तो क्योंकि हम ये हमारी सैनिक फर्टिलिटी का वो हिस्सा है जो वैसे तो अ, हमेशा से अनदेखा कर दिया गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी याद समय समय पर सरकार को भी आती रही है। तो वैसे ही हमने एक नया कदम और एक नई सोच इस साल नहीं, पिछले साल से शुरू की है। हमारे साथ एक हमारे डिसेबल आर्मी पर्सन जो अनंतनाग से हैं, डिसेबल सोल्जर है वो, उनको बुलाया था। उनके साथ हमने 1 घंटे बात की थी। उनका नाम है भाई हजूर। क्योंकि हम सभी बहनों, लेडीज को बहन, और जो हमारे साथ डिसेबल पर्सन ऑफिसर या सैनिक जोड़ते हैं उनको भाई कहते हैं। तो उनके साथ हमने 1 घंटा उनकी आपत्ति सुनी थी और उनको जाना था, समझा था कि उन्होंने कैसे अपने उस दौर में अपने आप को रखा और कैसे उन्होंने कैसी कौन कौन सी मुश्किलों को पार करके आज वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उनकी सेना का या यूनिट का उनकी तरफ कैसे रवैया रहा है। और वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने आप को एक बोलते हैं संपूर्ण मानते हैं कि उनके लिए भी आज हमारी संस्था खड़ी है। तो आज की हमारी जो एक खास मेहमान है श्रीमती प्रीति सिंह, जो भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की के हमारे भाई पेटी ऑफिसर प्रदीप की पत्नी हैं, जो हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले तो एक छोटा सा
इंट्रोडक्शन मैं हमारे भाई पेटी ऑफिसर प्रदीप का देती हूँ। भाई प्रदीप जो आज 39 साल के हैं, उनका जन्म लास्ट दिसंबर में 25 को हुआ था, 25/12/1985, यानी कि 1985 को। तो 21 साल पहले 1 जनवरी 2003 को वो भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। उन्होंने अपना कार्यकाल, जो अपनी ड्यूटी का कार्यकाल था, वो मुंबई से शुरू किया था। उनकी ट्रेनिंग चिल्का में हुई थी और एजुकेशन में उन्होंने बीए एमए भूगोल में की हुई है और वो हरियाणा के लड़ौत गांव से हैं। तो चलिए, आज हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान प्रीति बहन का, जो हमारे साथ हमारे इस नई सोच और नई पहल के प्रोग्राम में हमारा एक अटूट हिस्सा बनने जा रही हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारी बहन प्रीति जी का। प्रीति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। सब यहाँ पे आए हैं। आप पूछिए मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। पहले कुछ आप प्रीति अपने, जी सबसे पहले, सॉरी, हाँ अपने जी, अपने अपने बारे में बताइए, हमें अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताइए। कैसे आपको, क्या आज तक आपको कैसे लगा है, अपना जीवन व्यतीत कैसे किया है, और उसके बाद हम अपने सवालों का सिलसिला बीच में जारी रखेंगे। देखिए, जैसे मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मेरा बचपन बिल्कुल सिंपल सुलझा हुआ और बिल्कुल अच्छा था। मतलब अच्छी लाइफ थी। हम 3 बहन भाई थे। मेरे पापा बीएसएफ में जॉब करते थे और मतलब मेरी मम्मी भी हाउस वाइफ थी। लेकिन मेरे घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे कहते हैं ना कि एक सुखी जीवन, वो हमने शादी से पहले जिया था। और जब मैं 20 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी प्रदीप जी से। और मेरे बचपन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। मतलब मुझे पता ही नहीं था प्रॉब्लम क्या होती है क्या नहीं। ये नहीं था कि आगे जाके कैसे लाइफ जीनी। बस मुझे यही था कि नॉर्मल चल रहे हैं, ऐसे ही होता है लाइफ में। ये नहीं पता था कि इतना कुछ भी हो जाता है। मैंने बीए फाइनल की थी, फिर मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद मैंने बीएड की। ओके, तो आपके प्रीति जी बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैं 21 साल की थी तो मेरा फर्स्ट बेबी ठीक है। हुआ था। मुझे बेबी बॉय हुआ था और उसके 4.5 साल के बाद मुझे बेटी हुई थी। हेलो, नमस्कार आप सभी को। जी, नमस्कार दीदी। सॉरी, हमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन की मैंने। बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गए क्योंकि सभी दादी इंट्रोडक्शन करने वाले थे, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। कोई नहीं। तो ये बताए कि आपकी शादी का जो नेवी के साथ जो रिश्ता लाया था वो कौन था और किसने मतलब आपको मिलवाया था, कैसे हुआ? मेरे लिए रिश्ता जैसे मेरे फूफा जी हैं, बुआ के हस्बैंड, जी उन्होंने जी। इनके लिए बताया था कि ऐसे ऐसे इस गांव में है एक लड़का जो नेवी में जॉब करता है। तो फिर मेरे घर वाले इसको इनको देखने के लिए आए थे, तो उनको सब ठीक ठाक लगा तो रिश्ता पक्का करके चले गए तो 2010 आपका में। ख्याल क्या था फौज के बारे में, डिफेंस के बारे में? क्योंकि पहले भी तो काफी कुछ सुना होगा कि दूर पहले रहना तो पड़ता है, बहुत जख्म होता पहले तो पता है क्या, मेरी पूरी फैमिली है, तो ही आपका ख्याल क्या बीएसएफ। था? जैसे मेरे पापा भी बीएसएफ में, मेरे ताऊ भी जी। बीएसएफ में है, मेरे दादाजी आर्मी में थे और मेरे ताऊ के 2 लड़के हैं, दोनों बीएसएफ में हैं। तो हमारे घर वालों की ये थिंकिंग थी, सोच थी कि हम फौज वाले से या पुलिस वाले से अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। तो एक बार मेरे लिए रिश्ता बताया था मेरे ताऊ की लड़की ने, यानी कि मेरी बड़ी बहन ने। वो जी। लड़का आर्मी में जॉब करता था। तो मेरे ताऊ जी बोले कि नहीं, फौज वाले लड़के के साथ हम शादी नहीं करेंगे। तो फिर मना कर दिया। फिर इसका प्रदीप जी का रिश्ता आया तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे घर वालों ने यहाँ पे रिश्ता कर दिया। फिर मेरे जीजा जी बोले कि अब कैसे कर दिया, ये भी तो फौज में ही है। बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही कर दिया। पहले तो और यही था कि के नहीं बाद करेंगे। जब आप नेवी में थे, मतलब भैया के साथ रहे होंगे, जी।
तो तब कैसा लगा था? वहाँ रह के जो उनका जो मतलब यूनिट की तरफ से या फिर वहाँ पर मतलब रह के कैसा लगा? क्योंकि उसके बाद जो होता है कि भैया के जब एक्सीडेंट हो गए तो सब कुछ चेंज हो गया होगा। जी कैसा अनुभव बिल्कुल। रहा आपका? जैसे मैं शादी के 2 ढाई साल के बाद इनके साथ गई थी, उस टाइम पे ये जी, मुंबई में ही थी इनकी पोस्टिंग। जी, जी। मेरा 1.5 साल का बेटा था, उसको लेके मैं गई तो देखो 1 डेढ़ महीना तो मुझे ऐसा अजीब सा लगा, क्योंकि ये शिप में थे, तो ये सुबह जाते टाइम शाम नहीं को दे पाते थे। टाइम नहीं मिलता था, मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद ऐसा हो गया कि भाई अपना घर परिवार, वहाँ की चीज वहाँ रहे, वहाँ के बारे में, माहौल के बारे में पता चला, वहाँ की जानकारी मिली। तो फिर मुझे ये लगा हाँ यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, अकेली औरत भी सेफ है, ये नहीं है कि किसी चीज का डर है, कुछ है। इतनी फैसिलिटी जो मैंने नेवी के अंदर देखी, उससे पहले मैंने नहीं देखी। वहां जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। वहां मैं ये 3 साढ़े 3 साल रही, उसके बाद हम कोयम्बटूर ट्रांसफर चले गए, 10 महीने हम वहां पे रहे, वहां भी अच्छा लगा, लेकिन मुंबई मुझे सबसे अच्छा लगा। जी। और भैया के जो एक्सीडेंट हुए थे वो जब डिसेबल हुए तो वो क्या हादसा था? आप बताना चाहेंगे? और आपको उस हादसे का खबर कैसे मिली? आप कहाँ थे उस वक़्त? किसने आपको बोला कि उनको ऐसे हो गया है? हम जैसे 2016 में हमारा ट्रांसफर मुंबई में ही था, फिर इनका ट्रांसफर मुंबई में ही एक छोटे शिप में आ गया, बोट में। उस टाइम पे मेरी बेटी का जन्म हुआ था 7 फरवरी 2016 को। तो फिर जी, इन्होंने बोला कि अभी 3 ही साल बचे हैं सर्विस के, इनको 15 साल में रिटायरमेंट आना था, कि वहां जाके कोई और जॉब कर लूंगा। जी, तो हर किसी को होता है ऐसा। फिर उन्होंने इन्होंने लेटर वेटर बनाया कि मुझे बेस में ट्रांसफर चाहिए, वही शिप में मेरे को जी, 7 साल हो गए। कोई भी ये बंदा है एक जगह रह रह के सेलिंग कर करके परेशान हो जाता है। तो फिर जी, जी, इनका बिल्कुल। वहां कोयम्बटूर में ट्रांसफर आ गया। फिर वही है कि या तो वो कहते हैं ना कि ये यहाँ पे ऐसे हादसा होना था, तो इनको वहां पे भी ये लगा कि नहीं, यहाँ बहुत दूर हो गए घर परिवार से, और 1 साल यहाँ रह के, और लास्ट में 1 साल में लेटर ट्रांसफर मंगवाना चाहता हूँ कि उसके बाद क्या होगा, दिल्ली ट्रांसफर आ जाएगा। और इन्होंने ये सोच रखा था कि मैं बीएड करूँ, अपनी आगे की पढ़ाई और करूँ। जाने के बाद इन्होंने ये एम बना रखा था कि मैं लेक्चरर लग जाऊंगा, एक्स सर्विसमैन का कोटा भी मिल जाता है। तो जी, कि बिल्कुल। वहाँ दिल्ली रहते रहते मेरी बीएड कंप्लीट हो जाएगी, तो जैसे ही ये जॉब गई, नेक्स्ट जॉब जल्दी मिल जाएगी, इनका ये था। तो इन्होंने दिल्ली ट्रांसफर मंगवा लिया। 31 जनवरी की इन्होंने दिल्ली में रिपोर्ट की। तो फिर ये वीकेंड पे घर पे आए हुए थे, सैटरडे में ये शाम को 6 बजे मार्केट के लिए गए थे। वहां से ये वापिस आ रहे थे तो ये नहीं पता लगा, बताने वाले यही बता रहे हैं कि कुछ नहीं आया था सामने, इनकी बाइक स्लिप हो गई, और ज्यादा तेज बाइक भी नहीं थी, पुलिस वाले थे वहां नाके पे, वो बोल रहे हैं ना तो तेज बाइक थी, आराम से हमारे सामने से निकला और 2 कदम आगे जाके इनकी बाइक गिर गई। ये नहीं पता चला कैसे गिरी, वो क्या हुआ। तो इन्होंने हेलमेट डाला हुआ था, हेलमेट निकल के दूर जाके गिर गया। और इनके मतलब हाथ पैर ना टूटे, कुछ एक उंगली बोलते ना, उंगली भी नहीं टूटी इनकी। और इनको सिर में, मतलब नाक में, कान में थोड़ा सा बल्ड आया था। तो और ज्यादा कहीं कुछ नहीं फूटा, लेकिन वो ऐसी जगह पे लगी कि आज तक ये ना बोल पाते हैं, ना बेड से उठ पाते हैं। 7 साल हो जाएंगे अभी अप्रैल में। फिर इनको जैसे कोई पीछे से गांव वाला ही कोई आ रहा था, आई कार्ड डाला हुआ था इन्होंने, वैसे तो जी, मुंह पे तो खून वगैरह हो गया था। तो जी, उसने आई कार्ड से पहचाना कि ये प्रदीप हमारे गांव का। फिर उसने कहीं से नंबर लगा के और फोन किया किसी के पास कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, और फिर पुलिस वाले, कोई गाड़ी आ रही थी, गाड़ी रुकवा के इनको पीजीआई में भर्ती करवा दिया गया। उससे पहले, चोट लगने से आधा घंटे पहले मेरे पास इनका फोन भी आया था कि क्या कर रहे हो हमारे, जैसे उस टाइम पे गेहूं की कटाई चल रही थी, गेहूं आने थे। बोले आ गए गेहूं, मैं बोली हाँ हमने तो उतार लिए। तो इन्होंने मेरे को बोला कि फोन क्यों नहीं किया, मैं जल्दी आ जाता। मैं कहा कोई नहीं, हमने उतार लिए, हो गया काम। ये बोले कि अभी तो मैं आ गया हूँ, 5 मिनट में आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने बहुत फोन किए, फोन का कोई जवाब ही नहीं आया। फिर पता चला कि भाई एक्सीडेंट हो गया। फिर घर वाले सब, फैमिली वाले वहां पे गए, रात को इनका सीटी स्कैन हुआ। मैं पूछती रही फोन करके क्या हालत है, क्या है, मेरी बात करवाओ। सब ये बोलते रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बस खरोच वरोच आई हुई है।
तो अगले भैया को दिन कहाँ सुबह एडमिट किया गए थे? नॉर्मल हॉस्पिटल में, सिविल में, आर्मी में? रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना अपना जी जी। नॉर्मल, वहां पे किया हुआ था। फिर सुबह मेरी फैमिली वाले आ गए, सब आ गए। तो वहां पे मतलब कुछ एक बार इनका सीटी स्कैन करके कुछ नहीं किया उन्होंने, साइड में लेटा लेटा दिया चादर उड़ा के। फिर मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने बोला कि भाई इसको आर्मी हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर ये बोले हाँ ठीक है लेके जा रहे हैं। फिर उन्होंने बात बात की यहाँ से, एक बार तो ये पेपर नहीं दे रहे थे इसके। फिर वहां पे आर में हमने सीधा एडमिट किया इसको अगले दिन। तो वहां पे ये 12 दिन कोमा में रहे। 12 दिन आरआर के में? बाद 12 दिन जी 12 जी। दिन के बाद उन्होंने एक आंख खोली। उसके बाद धीरे धीरे दूसरी आंख खोली। फिर इनको बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। फिर डॉक्टर ने बोला इस एक आंख में भी इंजरी है इनके, राइट वाली में, इसको बंद करो। फिर आंख पे टेप लगा दी हमने, वो बंद रखी 2-3 महीने। एक पेट में थी खाने वाली पाइप, एक यूरिन पाइप थी, एक गले में ऑक्सीजन की पाइप थी। वो सब जैसे गला, 1-1.5 महीने के बाद इनको डिस्चार्ज दे दिया गया कि घर लेके जाओ। फिर हम घर लेके आए। तो हर 2 घंटे में इनको लिक्विड देना होता था, लाइक जूस, लस्सी, दूध, कुछ भी, दाल का पानी, वो भी मिक्सी में रफड़ के छान के। मतलब बहुत स्ट्रगल था उस टाइम पे। मेरी लिक्विड बेटी की वो चबा नहीं सकते, बस निकल मेरी सकते। बेटी 1 साल की थी, ये लगा लो। मेरे गोद में बच्चा था, हाथ में मेरे पाइप रहती थी। 5.5 साल का मेरा बेटा था। और हर 2 घंटे में डॉक्टर ने बोला था कि इनको करवट दिलाओ, नहीं तो कमर लग जाएगी। हर 2 घंटे में जूस देना होता था, हर 2 घंटे में करवट बदलनी होती थी। हर 2 घंटे में कि सारे बर्तन वर्तन बैग, जो खाने वाले बैग होते थे ना, वो टाइम तो मतलब मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था। आज नहीं है वो प्रॉब्लम, उस टाइम पे वो इतनी थी। आज तो मेरे को लग रहा है कि वो काम मैंने कैसे कर लिया। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मुझसे वो काम नहीं होगा। उस टाइम पे जी ऐसी बिल्कुल। उस टाइम हमें भगवान इतनी हिम्मत देते कि हम अपनी अपनों को मतलब देख सकते, देखभाल कर सकते उनके। क्योंकि उस सिचुएशन से मैं भी गुजरी, वो सेम सिचुएशन है। मतलब पता है आपका उस टाइम को या क्या गुजर रहे होंगे आपके दिल में। उस टाइम पे तो तो ये था कि मेरे को ये देख के रोना आता था कि भाई घर से कैसे निकले थे। अभी इनके बदन पे है ना एक बनियान तक नहीं बची है, एक डायपर में जी ही इनको बेड पे लेटा रहते थे घर जी में जी भी। एक डायपर, उस शरीर पे 3 पाइप लटकी हुई हैं। बस ये हालत थी। जी। उसके तो बाद आपके उन्होंने धीरे धीरे रिकवरी करनी शुरू करी। जैसे उस एक टाइम पैर का अंगूठा हिला, ये नहीं था एकदम से पूरा पंजा हिल जाता था, एक अंगूठा हिला, उसके बाद अगली उंगली हिली, उसके बाद अगली, ऐसे ऐसे करके जैसे फिर पूरा पंजा हिलने लगा। फिर हाथ का एक अंगूठा हिला, फिर उंगली हिली, ऐसे करके राइट वाली साइड ठीक हो गई। उसके बाद 2-3 महीने के बाद इनकी पाइप निकल गई। उसके बाद डॉक्टर हमने इनसे इशारे करवाने शुरू किए। हम बोलते थे इस उंगली पे ये है, इस उंगली, मतलब फैमिली मेंबर्स का नाम लेते थे कि पहचानो ये कौन है, ये कौन है। तो इन्होंने पहचान लिया था। ऐसे हम करने लगे। फिर उसके बाद जी मैंने इनको कॉपी देना स्टार्ट किया। कॉपी पे मैं इनसे कुछ कुछ लिखवाती थी कि लिखो लिखो। फिर ऐसे करके मैंने इनकी राइटिंग इम्प्रूवमेंट की कि कुछ समझ ना आए तो वो हम लिखवा सकते हैं। तो ऐसे किया मैंने। फिर मेरी मम्मी ने क्या किया, मेरे बच्चों की छुट्टी हुई थी, छुट्टी में इनको मेरे मायके बुला लिया। बोली कि अभी थोड़ा सा काम कम है। वैसे तो हमारी ज्वाइंट फैमिली थी उस टाइम पे, बाद में अलग अलग हुए हैं। फिर मैंने इनको चेयर पे बिठा के, आगे कपड़ा लगा के, इनको खाना टेबल पे रख के, खाना कि खुद से खाओ, राइट वाले से खाना खिलाना शुरू किया। फिर अभी ये खुद खा लेते हैं, प्रैक्टिस की। पर लेफ्ट वाली ये साइड काम आपने, नहीं करती। हाँ, उस टाइम जो आपने इतनी मेहनत की थी, उनको प्रैक्टिस करा रहे थे कि आप अपना अंगूठे में वो बल लाओ, उसकी बदौलत हुआ है ये। अगर आप नहीं करते तो नहीं होता है ऐसा। वो ऐसे ही मतलब खुद को छोड़ देते कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ये बस आपका हिम्मत है जो वो अभी ये बस सब कर रहे हैं, खुद से खाना खा रहे हैं, उंगली भी हिला रहे हैं, लिख भी पा रहे हैं, सब कुछ ये आपकी ही बदौलत हुआ है।
तो आपका दोनों बेटा जो है वो कितने उम्र के थे तब जब हादसा हुआ? मेरा बेटा 5.5 साल का था और मेरी बेटी 1 साल की थी। जी जी 6.5 साल मेरी शादी को हुए थे उस टाइम। अभी इनको चोट लगे 7 साल हो जाएंगे अप्रैल में। जी जी। और उसके बाद जो इंडियन नेवी का क्या मतलब उनके यूनिट से क्या रिएक्शन था? क्या कुछ आपको हेल्प मिले वहां से? और ऐसा कुछ मिला क्या जो अभी तक आपको मिल रहे हैं उनकी तरफ से? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने ये बोला, जैसे जी इनके भाई थे, एक बड़ा और एक छोटे वाला, उनको ये बोलते थे कि तुम स्टेटमेंट लिख दो, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, ये हमारा बच्चा है, हम इसको डिसेबिलिटी पेंशन दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो छोटे वाले ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और बड़े वाला एक दिन स्टेटमेंट लिख के आ गया मेरे से। मुझे पता भी नहीं चला कब क्या हो रहा है उस टाइम पे, कौन बताता है, इतनी टेंशन होती है। नहीं जी जी। ये लाइफ में उस पहली टाइम पे बार था उसका जो, उसका ध्यान भी नहीं रहते हमें कि क्या हाँ, कुछ हो उस रहा है टाइम ऑफिस पे में। ये पहली बार जिंदगी में सुना था कि इंसान इतने दिन तक बोलते नहीं हैं, कोमा में चले जाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते। इनको चोट जी लगने के बाद तो हमने हजारों लोग देखे हैं, तो हर जगह यही बीमारी चली हुई है, सबको सिर में चोट लगती है और वो ऐसे ही हो जाते हैं। वो फर्स्ट टाइम था, और हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी। और उन्होंने फिर क्या किया, इनके रिटायरमेंट के बचे हुए थे 9 महीने, वो लास्ट तक ये बोलते रहे ये हमारा बच्चा, हम इसकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर उन्होंने लेटर बना दिया, सर्विस टू नॉट एट्रीब्यूटेबल, कि सर्विस से इसकी चोट का कोई संबंध नहीं है। तो फिर हमने बोला, फिर उन्होंने इनको रिटायरमेंट के लिए, जैसे कैब्स में मुंबई बुलाते हैं नेवी वालों को, कैब्स में जाके जी ही रिटायरमेंट का सब कुछ होता है, इनको ना तो वहां बुलाया, जी जी ना कुछ, कोई और यूनिट का बंदा भेज दिया, वो इनके डॉक्यूमेंट पूरे करवा के लेके आ गए। और 31 जनवरी को रिटायरमेंट थी, तो उन्होंने 1 महीना एक्स्ट्रा लगा, 28 फरवरी को रिटायरमेंट कर दिया, हमारे पास फोन करके बता दिया। फिर एक दिन मेरे को बोला कि ऑफिस में आ जाओ, वहां पे मैं गई, उन्होंने मेरे हाथ में कागज थमा दिए, एक शील्ड दे दी, और बस एक सलूट मार दिया कि अब आपका काम खत्म। मैंने कहा कि मेरे 2 छोटे बच्चे, मैं क्या करूंगी, मेरे को जो भी दिला दो या कुछ भी करा दो। जी बोले बिल्कुल हमारे हाथ में नेवी के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो हम करते। उन्होंने लास्ट में ये कह के, मतलब एक तरह से अपना पीछा छुड़वा लिया, कुछ भी नहीं किया नेवी ने। और जी आज तक कुछ भी नहीं कर रहे। इनकी जो नॉर्मल एक सोल्जर की पेंशन होती है, वही पेंशन है। जी। हमारी संस्था से कब और कैसे जुड़ी और कब मिली, ये बताइए। मैं लगभग 3-4 साल पहले प्रशांत सर का फोन आया था मेरे पास कि ऐसे ऐसे हम कोई एनजीओ टाइप चलाते हैं, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट भेज दो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे इनको चोट लगी थी, रिटायरमेंट का टाइम था, मेरे पास ना बहुत फ्रॉड फोन आते थे कि अपना ओटीपी बताएं, ये करें, आपका एटीएम कार्ड बंद हो जी जाएगा। जी तो उस टाइम पे मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती थी, सही बताऊं तो सर ने मेरे को बोला कि अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो डॉक्यूमेंट भेज दो। तो मैंने नहीं भेजा था, क्योंकि अच्छा वही है कि एकदम से, एक तो इतनी चोट पहले से ही है, और मेरे को डर था कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए तो मैं क्या करूंगी। तो उस हम्म टाइम पे फिर बहुत दिनों के बाद फिर एक बार मेरी बात हुई थी, फिर मेरे को थोड़ा सा यकीन हो गया कि हाँ भाई ये इनकी संस्था है, तब मैं जुड़ी हुई थी। अच्छा अभी और आपको कैसा लग रहा है संस्था से मिलके, हमसे जुड़ के? हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है। वो तो एक टाइम था ना कि भाई ना तो इतनी समझ होती, और वो कहते हैं कि कोई मेरे को एक बार मिला था, उसने मेरे को बताया था कि जब इंसान के साथ ऐसा हादसा हो जाता है ना, तो जिंदगी में थपेड़े खा खा के सीखता है। तो उस टाइम पे मेरे को ये लगा कि कहीं कुछ फ्रॉड ना हो जाए। और भैया के जब ये हादसा हुआ तो उनकी फैमिली यानी आपके ससुराल वालों का क्या आपकी तरफ क्या रिएक्शन था? उसके बाद आपको उन लोगों ने मदद की कुछ मतलब जैसे करता है ना हर फैमिली, तो आपका कैसा था एक्सपीरियंस? देखो, मेरे ख्याल से तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद ही कोई फैमिली ऐसा होने के बाद हेल्प करती है, नहीं तो सबको बोझ ही लगने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हाँ ही हुआ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। पहले सब अच्छे होते हैं जब हम ठीक है ना। मेरी शादी हुई जब मेरी ज्वाइंट फैमिली थी, ये 3 भाई हैं ये, इनके मम्मी पापा थे,
फिर मेरी बेटी हुई, उस टाइम पे इनके पापा की डेथ हो गई। मतलब मैं किसी से, वो होता ना फैमिली में, ना किसी से लड़ाई करती थी, ना मैं ज्यादा बात करती थी, अपना काम किया और ठीक। सबको मैं बहुत अच्छी लगती थी, ये नहीं है कि मैं किसी को अच्छी नहीं लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड को चोट लगी, तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए, तो वो हो जाता है ना कि लेडीज की चलने लगी। तो उसके बाद सबको जी ये लगने लगा कि इसके बच्चे भी बोझ हैं, ये भी बोझ हैं। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अलग हो जाओ। मैंने कहा ठीक है, हो जाओ भाई, मैं अपने बच्चों को किसी पे बोझ थोड़ा ना बना सकती हूँ। ऐसे हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ हुई। मैं काम भी करती थी, ज्वाइंट फैमिली के लिए खाना भी बनाती थी और इनको भी संभालती थी। और कई बार तो ये होता था कि शाम को मैं खाना बना के रखती, तो फिर उनकी चॉइस चलती थी, कोई बाहर खा के आ गया, किसी ने कुछ बना के खा लिया, किसी ने कुछ। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आता था कि मेरे हस्बैंड उस टाइम पे फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में बैठे रहते थे। ये मेरे को जैसे बोल तो नहीं पाते, पर ये आवाजें करते, हाँ हूँ, ये मेरे को बुलाते रहते थे और मैं खाना बनाती रहती थी, क्योंकि वो जिम्मेवारी भी मेरे को निभानी होती थी। और फिर उस टाइम पे मेरे जी। को बहुत रोना आता था कि मैं बना के रखती, और कई बार तो ऐसा होता था वे रोटी ऐसे ही फेंकनी पड़ती थी भैंसों को। मतलब क्या होता है कि आपसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे शायद, अलग होने का, कि ये लोग अलग हो जाए, किसी भी तरह से उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर आए और हमसे लड़ जाए, क्योंकि बिल्कुल। उनको, हाँ, उनको आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेनी थी शायद। वो और जिम्मेवारी भी छोड़ दो, मेरे से पेंशन लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे इनको 12,000 रुपये पेंशन मिलती थी, और 9,000 रुपये महीना मेरे जी जो जेठ है, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, वो मेरे से खर्चे के तौर पे 9,000 रुपये लेते थे। जी 9,000 रुपये मैं उनको देती थी। और जो मेरे पर्सनल खर्चे हैं वो मैं खुद करती थी। मेरे हस्बैंड के लिए जूस का इंतजाम मैं खुद करती थी। अभी भैया की तबीयत कैसे है और उनका दिनचर्या क्या चल रहा है अभी? अभी उनके लेफ्ट हैंड और पैर काम नहीं करते। अभी वैसे तो यही है कि मैं उठा के नहला देती हूँ तो नहा लेते हैं, मैं फ्रेश होने के लिए बिठाती हूँ तो फ्रेश हो लेते हैं, खाना दे दूं तो खा ले, नहीं तो वही है। बस ये है कि कोई आता है उनको पहचान लेते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, कुर्सी पे बिठा दिया, बहुत आगे बढ़िया। टेबल लगा दी तो एक हाथ से खुद से खाना खा लेते हैं। वैसे बेड पे ही है। जी बहुत बढ़िया। तो अभी भी आप अपने घर में रह रही हैं कि रेंट पे रहती हैं? नहीं, अपना ही घर है। ये देखो, ये वाला हाथ है, ये काम नहीं करता। नमस्ते भैया। ये वाला काम वैसे। ये जब ये हादसा हुआ तो आपके बच्चे की उम्र कितनी थी? क्या? जैसे ये हादसा हुआ आपके साथ, तो आपके बच्चों की उम्र कितनी थी तब? जब एक्सीडेंट हुआ तब हाँ हाँ, एक्सीडेंट हुआ तब। एक बच्चे की 1 साल की बेटी की, बेटी 1 साल 2 महीने की थी, और बेटा करीबन 5.5 साल का। जी, आपके सामने अभी कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जिसको आप सॉल्व करना चाहती पर हो नहीं पाता, या कुछ प्रॉब्लम आपको दिखती है, ऐसा कुछ आपके सामने? अभी देखो, मेरे को 7 साल हो जाएंगे, तो हम्म। एडजस्ट करना तो मैं सीख गई, मेरे बच्चे भी सीख गए। एक ये है कि मैं जॉब तो कर नहीं सकती, कितना भी चाहूं मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना है। पहले क्या था कि एक तो इनके फ्रेंड हैं, उसकी वाइफ मेरी अच्छी दोस्त है, वो मुंबई में हमारे साथ थी। जैसे कैंटीन वैंटीन का कुछ होता है तो वो ला के दे देते हैं हर महीने। और मेरी सिस्टर है, वो हमारे गांव के पास ही, जैसे रोहतक में शादी हो रही है, मेरी सिस्टर लेके आती थी हर सामान, मतलब चाहे किचन का हो या बच्चों के कपड़े हो, कुछ हो, वो करती थी। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आट जो जैसे ऑटो में जाना, इनकी दवाई वगैरह लेके आना,
तो ऑटो एक एक 1.5 घंटे तक चलती नहीं थी। उस टाइम पे मैंने बहुत सफर किया। मतलब ऑटो काम करने में इतना समय नहीं लगता था, ऑटो का इंतजार करना, मेरा इतना सिर फटता था, मेरे सिर में दर्द की। वहां पे इनकी हालत कैसी होगी, भूखे हैं, पैसे प्यासे हैं, अभी तो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उस टाइम पे तो बहुत छोटे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो ना स्कूटी लूं। मेरी बहन ने मना किया कि नहीं स्कूटी मत ले, अगर कहीं तेरे साथ भी कोई हादसा होगा तो तेरे बच्चों को कौन संभालेगा, हम तू रात को बुलाएगी तो हम रात को भी आएंगे। उसने बहुत बोला, पर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो पहल करनी पड़ेगी। फिर मैंने 2 साल पहले एक्टिवा मंगवाई। एक्टिवा मंगवाने के बाद मैंने सीखी। उसके बाद अभी ये होता है, जैसे मेरे बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन मैं जाती हूँ, मेरे को कुछ भी काम हो, फीस भरना हो, ग्रोसरी करना हो, कुछ भी, मतलब डॉक्टर के पास जाना, कुछ भी करना, बच्चों के कपड़े लाने हैं, मतलब बहुत जरूरी रेयर होता है तो मैं जाती हूँ। और जिस दिन छुट्टी नहीं हो, जब काम पड़ जाए, तो मैं एक बच्चे को छुट्टी करवानी पड़ती है। छुट्टी करवाने के बाद मैं इनको नहला के फ्रेश व्रेश करवा के सुबह का खाना खिला के, चाहे मेरे को दोपहर के 10 बजे 11 बजे गर्मी कितनी भी हो, मतलब इनका काम करके तब मैं घर से निकलती हूँ। उसके बाद एक फोन मेरे को बच्चों के पास छोड़ना पड़ता है। फिर मैं अपनी बेटी को भी ये बार बार फोन करके बोलती हूँ कि भाई पापा को पानी पिला दो, फ्रूट रख के चली जाती हूँ, फ्रूट दे दो, ये अपनी बाथरूम की पाइप ना निकालें, इसका ध्यान रखना। ये सब मुझे वहां से भी करना पड़ता है, लेकिन बच्चे ये हैं कि अभी इनको दे देते हैं, मेरी बेटी भी पानी वानी पिला देती है, फ्रूट दे देती है, फिर ये खा लेते हैं एक हाथ से, ऐसे करना पड़ता है। तो मैं दी अभी समझ आपके गया, जो अभी सीख गया। हाँ, दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन फिर वही है कि उनका सॉल्यूशन भी इंसान कैसे न कैसे करके निकाल ही लेता है। या फिर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो इनके स्कूल से आने के बाद जाती हूँ, मैं छुट्टी नहीं करवा पाती कि बच्चों का स्कूल भी जरूरी है। तो जब ये स्कूल से आ जाते हैं तब मैं दोपहर में निकलती हूँ, तब मेरे काम होते हैं। तो आपके घर वाले सपोर्ट करते होंगे ना दी, आपके अपने मायके वाले, हाँ। है ना? हाँ, जी, अभी अगर आपके दोनों बच्चों को हमारे फाउंडेशन के वीर नारी जो है ट्यूशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन करना चाहते हैं, तो कैसे कब कर सकते हैं? वे स्कूल में क्योंकि उनको पढ़ाई में भी मदद मिलेगी उसमें, क्या? क्योंकि उनको पढ़ाई में भी मदद मिलेगी उसमें। जी बिल्कुल। जी। जैसे कि अभी सर्दियों में 3 बजे स्कूल से आते हैं, उसी के बाद अभी बेटा तो मेरा जाता है ट्यूशन पे 3:30 बजे, बेटी नहीं जाती, उसको वो खुद ही कर लेती है, छोटी है, मैं भी करवा देती हूँ। क्योंकि पर वो हुआ कि एक रूटीन कराने को तो पूरे बेटे का भी करा दूं, पर मेरा रूटीन नहीं बन पाता ना, क्योंकि कभी कोई आ गया इनसे मिलने, या इन्हीं का जी। काम इतना रहता है, तो बच्चों को माहौल नहीं मिलता, माहौल ना मिलने के बाद फिर बच्चे इधर उधर हो जाते हैं। ट्यूशन इसलिए लगवा रखा है कि वहां पे 1-1.5 घंटा बंद के पढ़ सकते हैं, बस ये है। तो बेटा को जो अभी ट्यूशन में डाला है, तो कौन से सब्जेक्ट में डाला है आपने? वो ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं यहाँ गांव में, जिसमें जो दिक्कत होती है ना जी। उसी में करवा देते हैं। उसको ज्यादा दिक्कत है नहीं, वैसे मैथ में ही है थोड़ी सी, पढ़ने में जी, ठीक है, मेरे बच्चे ज्यादा डल नहीं है। बहुत अच्छा। मैथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको। पेंशन वगैरह तो मिलता होगा ना दी आपको? हाँ मिलता है। हाँ, मतलब एक पेंशन ही है जो, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती, नॉर्मल मतलब पेंशन मिलती है। ये लगा लो जी जी। महीने के 20,000 रुपए मिलते हैं अभी आज की डेट में। तो हिमाक्षी ओवर हो गया तो सर सर वैसे मैं रंजन दी को थैंक्स करना चाहती हूँ कि हम जब नए थे तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से संभाला। धन्यवाद रंजन दी। तो थैंक यू सो मच, पहले तो आप सभी का, और खासकर प्रीति जी का, कि वो यहाँ पर आई और उन्होंने अपनी चीजें साझा करी।
और जैसे प्रीति जी को पता है कि ये साल फाउंडेशन के लिए एक फोकस्ड साल है डिसेबल सोल्जर्स के लिए, तो हम आशा करते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएं। और सबसे बड़ा जो बात है वो ये जज्बा है कि देखिए वीर नारियां जो हैं वो डिसेबल सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए आगे आ रही हैं, जो शायद भारत में पहली बार ही नहीं शायद दुनिया में पहली बार इस तरीके की कोई चीज़ है, जो आई एम श्योर प्रीति जी आपने भी ना तो सुनी होगी, ना हरियाणा में ना कभी देखी होगी, और ना आपने ऐसी चीज कभी किसी और जगह देखी होगी। तो इसी के साथ अगर और कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। अ, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रीति जी दोबारा आपको, और आशा करते हैं कि हमारी फाउंडेशन और जो उसके साथ की जितनी वीर नारी मेंबर्स हैं वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करें ताकि आपके बच्चे जो हैं खासकर उनको कुछ सहायता मिल सके और आपको कुछ ठोस कदम मिल सके। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहेंगी या कुछ आपके और कोई ऐसे विचार हो प्रीति जी तो आप सबके साथ साझा करें, नहीं तो हम आज की जो वो है हमारी चर्चा उसको यहाँ समाप्त करें। सबसे पहले तो सर मेरा सभी को थैंक यू दिल से। मेरे को आपने मौका दिया यहाँ सबको बोलने का। वही होता ना कि किसी की बात सुन के किसी को कुछ रास्ता मिल जाए। और किसी के साथ भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है, लेकिन हादसों से ही इंसान सीखता है। उस टाइम पे पता है, मैं मतलब 2 साल तक तो मैं इतना रोती थी कि मैं कपड़े वॉश करके कपड़े सुखाने जा रही हूँ बाहर, तो वहां पे भी मैं रोती थी। ये सोचती थी मैं कि भगवान अगर ऐसा करना था तो मुझे बेटी ही क्यों दी, कि वो 1 साल की इतनी छोटी बच्ची और दो दो बच्चे मैं कैसे पालूंगी। और कोई हमारा जैसे खेती बाड़ी कुछ जैसा ऐसा है नहीं। इतनी दिक्कतें आई मेरे को बहुत ज्यादा। उस टाइम पे मैं हमेशा ये सोचती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने चीजों को संभाला सीखा। उसके बाद ये सोचती हूँ कि बहुत जरूरी थे 2 बच्चे मेरे पास हैं। ये मेरी बेटी बहुत जरूरी थी। भाई को बहन की जरूरत पड़ती है, जी बहन को बिल्कुल। भाई की जरूरत पड़ती है। मतलब टाइम ही हम एक टाइम पे मेरी सोच ऐसी थी। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड को चोट लगी कि एक बच्चा होता तो इंसान कैसे भी करके उसको पालन पोषण अच्छे से कर सकता है, लेकिन 2 बच्चे मैं कैसे पालूंगी, कैसे मैं अपनी लड़की की शादी करूंगी, कैसे क्या करूंगी। ऐसी सिचुएशन भी आती थी। मैं मतलब रात रात भर रोती थी। फिर एक मेरी फ्रेंड है, नेवी में ही है, उसके हस्बैंड वो उस मेरे को इतना समझाती थी। मतलब दिन रात मेरे को नींद नहीं आती थी रात में, तो मेरे को पूरी रात भी मेरे से बात करती रहती थी। मतलब उसने मेरे इतना मोटिवेट किया कि वो आ तो सकती नहीं थी। जब भी वो छुट्टी आते हैं तो हर बार साल में 2 बार आए या 3 बार आए, वो हमारे घर मेरे से मिलने के लिए आती है। और एक यहाँ पे मेरी सिस्टर थी, कुछ भी चाहिए तो मेरे लिए लाती थी। ये करती थी कि तू टेंशन मत ले, बस तू प्रदीप को संभाल, हम सब हैं। मतलब इतना वो करते थे। और उस टाइम पे तो मेरे को ऐसा लगता, मतलब मेरा दिन रात ना तो सिर का दर्द ठीक होता था। मेरी आंखें ऐसी हो गई थी रो रो के कि मेरे को दिखना ही बंद हो गया। लेकिन एक टाइम आया, धीरे धीरे मेरे को सब समझ में आ गया। वो कहते हैं ना कि इंसान एक्सेप्ट कर लेता है चीजों को। तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है भाई, जो हो गया अभी बच्चों पे ध्यान दूं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो मतलब कभी जैसे होता अभी फेस्टिवल है तो इंसान को थोड़ा सा हो जाता है, नहीं तो अभी नॉर्मल है मेरी लाइफ। अभी सब कुछ ठीक है। मैं ऐसे एडजस्ट करना सब कुछ सीख गई हूँ। अभी ये नहीं है कि वही रोज रोज मैं रोती रहूं। वो सब चीजें एक टाइम के बाद खत्म हो गई। नमस्ते दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी मैम, नमस्ते। यूनिट से आपको कोई हेल्प मिलती है कि नहीं? नहीं कोई हेल्प नहीं मिलती। कोई यूनिट रिटायरमेंट के बाद कोई यूनिट वाला नहीं पूछता। मेरे हिसाब से किसी को नहीं पूछता। हमें तो किसी ने अच्छा, नहीं पूछा। भैया रिटायर्ड हो गए हैं। जी। तो मतलब मेरे हिसाब से मतलब आप जैसे बता रहे थे कि नहीं हमारी मतलब पेंशन है 20-21 हजार रुपये।
तो हम्म। उसमें बच्चे भी हैं जो पढ़ाई लिखाई अच्छा, तो उसमें आराम से निकल जाता है कि मतलब प्रॉब्लम्स तो आती होंगी ना? देखो जैसे अभी साल में 2 बार बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ये मेरे हाँ। मम्मी पापा के पास जाते हैं। तो अच्छा जैसे मेरे कपड़े, मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे हस्बैंड के कपड़े मेरे मम्मी पापा दिलाते हैं। तो अच्छा उसमें अच्छा। वो एडजस्ट हो जाता, कुछ हम एडजस्ट करते हैं, कुछ घर वाले करते हैं। अभी मैं नहीं जाती तो भी मेरे मम्मी पापा 15-20 हजार रुपए कपड़ों के लिए देते। मैं मना भी करती हूँ कि मैं नहीं आ रही तो किस लिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो जैसे अभी सर्दियों का टाइम है, मेरी मम्मी बच्चों के लिए लड्डू गाजर पाक ऐसे भेजती रहती है, गर्मियों में भी ऐसे, मतलब जो जरूरत की चीजें हैं वो भेजते रहते हैं। इसलिए उधर से भी कुछ हेल्प हो जाती है, और जो नॉर्मल घर का खर्चा है वो निकल जाता है। भैया जैसे मेरी अकेले हैं बेटी का कि क्या, जैसे भैया अकेले हैं कि दो भाई हैं, तीन भाई? भाई तो 3 हैं, लेकिन ऐसा काम होने के बाद कोई नहीं रहता। इनकी माँ सब भी लोग है, वो भी नहीं है, अलग है। अच्छा, सब लोग अलग हैं। हम्म। चोट लगने के बाद ही अलग हुए, अगर इनको चोट लगती नहीं तो वो अलग भी नहीं होते। तो आप मतलब अलग रहते क्योंकि हो? हाँ, तो गांव गांव में रहते हो या फिर आपने अपना खुद का कहीं बनवा रखा है? नहीं गांव में ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा, गांव में रहते हो। तो वहां से कोई हेल्प नहीं मिलती है? नहीं, ससुराल से कोई हेल्प नहीं मिलती, मायके से मिल जाती है। अच्छा ठीक है। हेलो प्रीति दी। जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। हाँ जी आ रही है। जी, मैं एक्चुअली कुछ पूछना नहीं चाहती हूँ, मैं बस आ, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ होना बेहतर ही है। जैसे आप बोलते हो कि आप बोलते थे कि बेटी हुई तो क्यों दी हमें ऐसे करके। तो हम्म। जब हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो हमें हुआ है, तो हम भी उस ट्रॉमा से गुजरे। तो हम एक यही प्रेयर करते हैं कि शायद वो कुछ ज्यादा नहीं तो उनको बेड पे ही रखते तो रखते सही। तो उसी संधि कंडीशन में बिल्कुल अगर मैं आपकी बात करूं तो आप, सहमत हूँ, मैं भी बोलने जी, वाली तो थी हम यही एग्जैक्टली। अपने आप को उसी, हाँ, वही हम सिचुएशन करते हैं जो हमारे पास नहीं होता उसके लिए हम बोलते हैं। लेकिन कुछ ना होने से तो थोड़ा सा तो बेहतर है कि है, कि चलो हमारे पैरालिसिस ये सामने हो तो जाए है। लेकिन तो रहे। इस बात को निग्लेक्ट नहीं करने देना है, और ना ही दोष उसको देना है कि शायद ये ना होता तो ये होता। क्योंकि जो जिसकी किस्मत में जितना आया है वो उतना ही लेके आएगा, और जाएगा उतना ही देके जाएगा। तो मैं सिर्फ यही फीलिंग आपसे शेयर करना चाहती थी, जो अभी मैंने आपकी बातों से एकदम से निकली है। तो शायद जिस जो आपको मिला उसी में आपकी किस्मत आगे और निखर के आए, और जो हमारा है जो वो तो हमारा ही रहेगा। जी दीदी बिल्कुल, थैंक यू। पर पता है क्या होता है उस टाइम पे, ना तो हमें इन चीजों का एक्सपीरियंस होता, ना उस टाइम पे हम इतने मैच्योर थे। नहीं जैसे होता है, जैसे वही हमारी दिल से एज, निकलता है। जी, जो मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे सिचुएशन हमारी एज बदलती बढ़ती है जाती वैसे है, हमारा माइंड चेंज होता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमें नॉलेज आती जाएगी कि ये भी जरूरी था, ये होना भी जरूरी था, ऐसे। और उस टाइम पे एक तो टेंशन इतनी थी, बच्चे इतने छोटे थे, घर के काम का भी मेरे को प्रेशर था। गांव में ये समझो मेरे हस्बैंड बेड पे हैं और मैं सिर पे पानी के मटके ढोती थी दूर से कहीं से। और जो मेरे को जो घर का काम था खाना बनाना, वो मेरा वेट ही कर रहा होता था कि आके प्रदीप की वाइफ को ही ये काम करना है। ऊपर से मेरी बेटी रोती थी, बारिश में मैं मेरे हस्बैंड के कपड़े धो रही हूँ तो वो मेरे साथ भीगती रहती थी। कोई ये नहीं था कि छोटा बच्चा उस पे रहम कर ले, मेरी बच्ची को पकड़ ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो उस टाइम पे मतलब जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ ना, बहुत ही मुश्किल लोग ऐसे होते हैं कि वो उस टाइम पे डट सके, रुक सके। मैंने देखा है बेस हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी लोगों की लड़ाइयाँ होती थी एटीएम कार्ड के ऊपर। हस्बैंड, वाइफ बोल रही है कि मेरे हस्बैंड का कार्ड है मैं लूंगी, सास ससुर बोल रहे हैं हम लेंगे। उस टाइम पे बीबी अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती हैं जी। ऐसे इनके साथ मतलब जो वहां पे वार्ड में थे, हमने देखा बहुत सारे लोगों को। लेकिन उस टाइम पे मेरी स्थिति कुछ और थी, मतलब इनका भी सब कुछ मेरे को करना है,
परिवार के लिए भी जैसे एक टाइम का खाना मुझे बनाना ही होता था। इनके जैसे कपड़े, यूरियन की पाइप निकल जाती। बच्चा तो है नहीं कि भाई एक पजामी वॉश कर दिया, एक आधी बाल्टी में हो जाएगा। बड़े इंसान के सोच के देखो, उस टाइम पे सब कुछ पता भी नहीं था कि भाई ऐसे सीट लगा दे या कुछ भी कर दे। उस टाइम पे मैं सिर पे पानी ढो ढो के लाती थी और कपड़े धोती थी, और फिर इनको भी संभालती थी। मेरे जो दो बच्चे थे, कपड़े मतलब हर रोज इनकी बेडशीट चेंज करनी पड़ती थी, ओढ़ने की, बिछाने की। सर्दी के महीने में मतलब रात को 6-6 बार मैं इनके कपड़े बदलती थी, गीले कपड़े। वो अच्छा, टाइम आज ए, के टाइम में बहुत फर्क है। एक चीज बताइए प्रीति जी, आपने जो जी। बताया कि 8 महीने सिर्फ बचे थे रिटायरमेंट के, और इनको जानबूझ के पेंशन बेनिफिट या बाकी बेनिफिट्स न देने के कारण डेवी ने 8 महीने का समय खींचा और उसके बाद चुपचाप रिटायरमेंट का वो पकड़ा लिया, तो आपको लगता है ये सोची समझी साजिश थी? नहीं, देखो सर, साजिश मतलब इन्होंने क्या हुआ था कि जैसे नेवी वाले 15 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो जी उस टाइम पे मतलब जॉब में रहते 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले लेटर जाता है साइन करके कि मुझे 15 साल में रिटायरमेंट जाना है। जी तो वो सब इन्होंने किया हुआ था। और जब 9 महीने बच गए थे, अब जनवरी में रिटायरमेंट होना था, अप्रैल में इनको चोट लग गई। जी। चोट लग गई तो आगे की नौकरी का तो पहले से ही खत्म था। लेकिन अगर हम स्टे ऑर्डर करते या कुछ करते, वो सब बाद में पता चला, तो उन्हें भी रिटायरमेंट नहीं कर पाती। लेकिन वो हमें इस धोखे में रखे रहे कि जी। हमारा बच्चा है, हम सब कुछ करेंगे, हम लेटर बनाएंगे, वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये हुआ ये हमारे साथ। किसने बोला कि हमारा बच्चा है? कमांडिंग ऑफिसर जो आपके फ्लीट का था, नेवी का, वो मतलब ये बातें कह हाँ, कह के आपका हाँ, बहला रहा हाँ, था या टाइम परचेस कर रहा था हाँ। वो? वो आते थे वहां पे हॉस्पिटल में, आरआर में भी आते थे, बेस में भी आते थे, वो रिपोर्ट बनाने आते थे। तो वो यही कहते थे कि आप टेंशन मत लो, रिपोर्ट सब कुछ बनाने हो जाएगा। शायद दी कमांडिंग ऑफिसर नहीं आते हैं। नहीं, मतलब जो भी वो आते एक हैं। बंदे को नहीं, एक बंदे को नॉर्मल मतलब वो जो हम्म। नॉर्मल सी मतलब एक बंदे को भेजते हैं जो सिर्फ Correct. नहीं, मेडिकल स्टार्टिंग में के जो इनके ऑफिसर वगैरह होते हैं वो भी मिलने आए थे, जैसे कोमा में थे हाल चाल जानने, और बाद में रिपोर्ट के लिए तो लिए वही ही रखा होता है, इतना मुझे पता है। लीडिंग और पीओ यही आएंगे, छोटे आदमी आप आएंगे। लोगों ने हाँ, स्टे कर क्या था क्या आपने स्टे ऑर्डर के लिए अप्लाई किया बाद में या रिक्वेस्ट कोर्ट? अप्लाई नहीं कर रहे थे क्या? हमारे कोई रिलेटिव थे, वो नेवी में ही हैं, वो ऑनरी से रिटायरमेंट है, मुंबई में ही रहते हैं वो आज भी। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि स्टे ऑर्डर ले लो। लेकिन जो मेरे हस्बैंड के भैया हैं, उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि नहीं, स्टे ऑर्डर लेंगे तो इसको वहीं पे रखेंगे, ना सैलरी देंगे, मिलने भी नहीं देंगे, इसकी हालत और खराब हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या था कि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ज्यादा सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, मैंने उनकी बात मान ली। मेरे मेरे को खुद ये पता है कि नहीं, फौज की सैलरी एक दिन भी नहीं रुकती, आज नहीं तो कल आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस टाइम मेरा ही दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर मेरे को भी ये हो गया कि भाई कहीं इनकी हालत और ज्यादा खराब ना हो गई, ऐसा करके फिर वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना एक कहीं बार जब आप पीछे मुड़ के ये- देखती हो हम्म। प्रीति जी, तो आपको लगता है कि कई लोगों ने गुमराह किया आपको, चाहे वो रिश्तेदार थे, चाहे वो सेना के जो अधिकारी थे, अगर सही समय पे आपको, क्योंकि अब तो आपको काफी चीजें पता चल गई लेकिन समय निकल गया, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, राइट, समय सीमा होती है, तो आपको ऐसा लगता है हाँ, कि गुमराह किया गया? हाँ। उस टाइम पे अगर कमांडिंग ऑफिसर या कोई भी है, नेवी वाला, स्टाफ वाला, कोई भी मुझसे अलग से कॉल करके ये बताता कि ऑफिस वाले कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से कार्रवाई करो, तो शायद मैं उस टाइम पे कर लेती। ये नहीं पता था ना कि ऐसी सिचुएशन, और एक सबसे मेन बात ये नहीं पता था कि इतने सालों तक आदमी ठीक नहीं होता। ये नहीं था मेरे दिमाग में, कहीं कहीं तक भी नहीं था। ये था कि ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे, जो रिकवरी चल रही थी उसके हिसाब से। लेकिन वो एक टाइम के बाद रिकवरी रुक गई। तो आज तो मेरे को लगता है कि उस टाइम पे आज जैसी होती टाइम मैं कुछ कर पाती। तो आज जैसे वीर नारी रंजन ने बहुत बड़ी बात की कि आप सारी वीरांगनाओं के बीच में हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा किस्मती पाती हैं।
आज जब आप सारी वीर नारियों के बीच में हैं तो आप अपने आप को कम से कम, अगर पूरी तरीके से नहीं, और आप जैसे स्थिति में हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा बहुत किस्मती पाती हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम कुछ सामने तो है। हाँ ये तो है। जैसे हमारे गांव में है ना, 2 4 हादसे ऐसे हुए हैं। मेरे हस्बैंड की उम्र के ही हैं वो लड़के, उनकी शादी भी नहीं हुई। तो मेरे को ये लगता है कि कम से कम इनका नाम तो चल रहा है, मेरे बच्चे तो हैं, और कम से कम इनको इतनी पेंशन तो मिल रही है कि भाई हम अपना गुजर बसर कर रहे हैं कैसे नहीं कैसे करके। वो लोग भी हैं जिनको एक टाइम के खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो हम कुछ ना कुछ करके, कुछ बड़ा नहीं तो कुछ छोटा, अपना भरपेट खाना तो खा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ा तो, और मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मुझे बस ऐसा रखना कि मैं अपने हस्बैंड को भी संभाल पाऊँ, अपने बच्चों को भी संभाल पाऊँ। मैं हमेशा बस यही सोचती हूँ। वो कहते हैं ना कि अपने से नीचे वालों को देख के जियो, ऊपर वालों को क्यों देखना। राइट। तो मैं अभी हमेशा ये सोचती जी, हूँ कि भगवान, ये बहुत अच्छा किया कि मेरे पापा ने गवर्नमेंट जॉब वाला हस्बैंड मेरे लिए ढूंढा। ये तो हादसा होना ही था, ये मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब थी। सबसे बड़ी बात मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि जी। कम से कम गवर्नमेंट जॉब थी। तो अभी डॉक्टर के हिसाब से आगे इनका कोई इलाज है, या ये आजन्म ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं? नहीं, वो डॉक्टर सर क्लियर नहीं बोल रहे, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि ऐसे केसेस में ऐसा ही होता, लंबे समय तक चलता है। ऐसे भी रह जाएं, ठीक भी हो जाए, मन मानो ये लगा लो कि आज शाम को ऐसे सोए, सुबह बिल्कुल ठीक हुए मिले, ऐसा भी बोलते हैं। तो आपको लगता लेकिन है कि इलाज कुछ नहीं कर रहे, वो इलाज कुछ नहीं कर रहे। आपको लगता है जैसे पहले नेवी के लोगों ने आपका बहलाया था कि हमारा ही बच्चा है, हमारा बच्चा, वैसे अब डॉक्टर भी ऐसे ही आपको बहला फुसला रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? या फिर आप डॉक्टर 10 साल पीछे जाने के बाद डॉक्टर मुड़ के डिसीजन लेंगे कि हाँ ये भी ऐसे ही मेरा वो बना रहे थे, बहला फुसला रहे थे या धोखा दे रहे थे? नहीं, डॉक्टर तो ये बोल रहे हैं कि इतनी दूर दिल्ली में रोहतक से इनको यहाँ परेशान करने के लिए लेके आते हो, क्योंकि ना ये उठ सकते ना बैठ सकते, 2 बंदे इनके साथ चाहिए। वो बोलते हैं कि ये दवाइयां वहीं पे दे लो, इसकी जो चोट है ना वो दिमाग के और खोपड़ी के बीच में है, उसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। वो अपने आप ठीक होगी जितनी होगी। तो इसको परेशान करने के लिए यहाँ क्यों लाते हो, इसकी चोट का कोई इलाज नहीं है। वो ये बोलते हैं कि परमात्मा के भरोसे है, ये बोला हुआ है डॉक्टर ने। तो आप इस उनके उत्तर से तृप्त हैं आप, या आप आगे कुछ कोशिश करना चाहती हैं, या आपने अब उसको उस पे ले लिया है कि शायद ऐसा हो कि रात को सोएं और अगले दिन एकदम ठीक मिलें? आपका क्या लगता है? देखो सर, वो मेरे को ये लगता है कि उम्मीद उम्मीद एक ऐसी चीज है कि उसको हम जब तक कायम रखेंगे ना, वो जब तक बंधी रहेगी और हमारे एक जीने का सहारा है। मेरा ये मानना है कि जब तक मेरे से सेवा हो मैं सेवा करूं, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता जो आज दिन है वो कल ना हो, कब चमत्कार हो जाए, कब ठीक हो जाए। और वैसे इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ना बेड सोल है, ना ये कि भाई आज बुखार आ गया, आज उल्टी हो गई, आज कुछ हो गया। ऐसा भी कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल इंसान है ना, ये ऐसे ही है। इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 7 साल से बेड पे हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इनको। तो मेरे को ये लगता मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में ये है कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। ये नहीं है कि भाई नहीं होंगे। और हमारा मन तो वही है कि घोड़े की तरह भागता है, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन इलाज के लिए तो मैं जाती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, डॉक्टर यही बोलते हैं कि भाई इसकी चोट का कोई इलाज नहीं है। तो फिर क्या करें, मानना भी पड़ता है। अब आ जाते हैं वापस, वो कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे अभी। जी, जी। तो अगर और किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछें, अदरवाइज फिर हम प्रीति जी से विदा लें। तो चलिए, आज हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रीति जी आपका, कि आप आई, आपने अपना समय दिया। और ठीक है। और साथ में जो हमारी जो वीर नारियां हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, राइट। और ठीक है हम सर। हर वीर नारी के जज्बे को सलाम करते हैं कि वो अपने दुखों के बावजूद एक दूसरी जो एक डिसेबल सोल्जर
की जो एक फ्रेटर्निटी है उसकी मदद के लिए आगे आई हैं, जो शायद भारत में पहली बार ही नहीं, शायद दुनिया में पहली बार इस तरीके का है। आपने अभी तक बहुत दुनिया देख ली होगी, 7 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, जिसके अंदर हम 20-30 साल का हमारे को नॉलेज आ जाती है हादसे के बाद, राइट। तो हम इसी के साथ, इसी जज्बे के साथ अपनी हर वीर नारी को भी सल्यूट करते हैं, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रयत्न हो सकेगा फाउंडेशन का वो हम करने की कोशिश करें, ताकि आपकी स्थिति और अच्छी से और भी बेहतर हो पाए। तो इसी के साथ हम सभी को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद सर, सभी को धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।